आधी हकीकत आधा फसाना। चंद्रकांता के महल से ज्यादा रहस्यमयी, लखनऊ की भूल भुलैया से बड़ा चक्रव्यूह, अभेद्य दुर्गों से ज्यादा अजेय, एक ऐसा विशाल किला जो आंखों के सामने होगा पर नजर नहीं आएगा, जिसके मुख्य दरवाजे से आप अंदर दाखिल तो हो जाएंगे लेकिन उसके सैकड़ों कमरे आपको दिखाई नहीं देंगे, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा सैनिक बैठे होंगे लेकिन आपको वहां वीराना दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किला तो मीलों दूर से नजर आ जाता है, फिर यह कैसा किला है और 10,000 लोग कहां गुम हो जाएंगे? उस किले के रहस्य की कहानी इतने पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इतिहासकारों की सच्ची कलम, आंखों देखी हकीकतों, महसूस और एहसास किए गए ऐसे न जाने कितने रहस्यों का नाम है शेरगढ़। मुगलों को धूल चटाने वाले शेर शाह सूरी का वो किला जिसके हर तहखाने, हर सुरंग और हर रहस्य का ताला आज खुलने जा रहा है। शेरगढ़। दुनिया का सबसे रहस्यमय किला। यूं तो यह किला पहाड़ी पर पूरे 16 किलोमीटर के दायरे में फैला है, लेकिन नीचे से देखो तो बादलों में गुम। और अंदर जाओ तो तिलिस्म में लापता। उस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऊपर से आप गुजर जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि कहीं किला भी है, घर द्वार भी है। 3 तला तक मिलेगा, नीचे मिट्टी भरी हुई है। वो किला नहीं बहरूपिया है, कभी भूल भुलैया बन जाता है। पहाड़ काटकर पहाड़ के नीचे 7 तला किला बने, इसका एकमात्र उदाहरण शेरगढ़ किला। तो कभी खौफ की चादर ओढ़कर खौफनाक। यहाँ पर इतने समझिए कि लोग मारे गए, इतनी खून की धारा बही। शेरगढ़ उसके बाद परित्यक्त हो गया। कभी किस्सों ने उसे अंधविश्वास का रूप दिया। जहाँ जहाँ भी खजाना बादशाहों ने दफन किया है, जिन्नातों का ऐसा बसेरा वहाँ रहता है। तो कभी इसकी हकीकत ही इसका श्राप बन गई। खजाने के चक्कर में इस किले को लोग तोड़ तोड़ के बर्बाद कर रहे हैं। आज हम हर तहखाने को खंगालेंगे, हर उस कहानी का रहस्य उधेड़ेंगे जिसने शेरगढ़ को बना दिया है रहस्यगढ़। सफर की शुरुआत में शेरगढ़ किले से जुड़ी कई बातें हमें बताई गई थी। पहला, वहां खरबों के हीरे जवाहरात से भरा खजाना है। दूसरा, वहां पारलौकिक ताकतें उस खजाने की रक्षा करती हैं। तीसरा, वहां हजारों लोग मारे गए जिनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। और चौथा, वहां शेर शाह की टकसाल यानी सिक्के ढालने का एक कारखाना था। आत्माओं को आप अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन बाकी दावे तो कई इतिहासकार भी करते हैं। अगर टकसाल थी तो खजाना होने की भी गुंजाइश है, और अगर वहां खजाना नहीं है तो शेर शाह का खजाना कहां गया? अगर ये सारे दावे फर्जी हैं तो शेर शाह ने किले को पहाड़ के अंदर क्यों बनाया और इतना गुप्त क्यों रखा? आखिर शेर शाह वहां क्या छुपा रहे थे? यानी यह साफ है कि उस किले में कुछ तो जरूर है, लेकिन वो क्या है यही हमें पता करना है।
एक राज जो खत्म नहीं होता, एक रहस्य जो सदियों से सांसें ले रहा है। एक तिलिस्म जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। एक तलाश जो आज तक अधूरी है। आज हम हर पत्थर पलटेंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट से कुरेदेंगे, साइंटिफिक गैजेट्स का जाल बिछाएंगे। अरे सिग्नल, ये देखो देखो देखो, इधर आओ, देखो कितना तेज सिग्नल आ रहा है। आज खुलकर रहेगा शेरगढ़ के इतिहास का वो पन्ना जो सैकड़ों फीट मिट्टी के नीचे दफन है। रहस्यों को तलाशने हम बिहार के रोहतासगढ़ की ओर चल दिए। वहां कैमूर की पहाड़ियों पर शेरगढ़ का गुप्त किला बना है। लेकिन क्या वाकई किला इतना रहस्यमयी है जितना लोग दावा करते हैं? यह समझने के लिए हमने कुछ इतिहासकारों से हकीकत जानने की कोशिश की। अजूबा किला है, क्योंकि किले जो होते हैं पहाड़ी के ऊपर होते हैं, लेकिन वो किला जो है वो पहाड़ी के अंदर है, अंदर खोद करके बनाया गया है। और अब्बास खान सरवानी ने उसको, जो तारीख़ शेरशाही का लेखक है, अकबर के समय में जो किताब लिखी गई, कहिए कि अकबर के अनुरोध पर लिखी गई, उस किताब में वह लिखता है कि यह शहरे को है, भुरकुड़ा का किला। शेरगढ़ उसका पहले नाम नहीं था, पहले उस किले का नाम था भुरकुड़ा का किला। जब शेर शाह के पिता को ये जागीर मिली तो उनके अंडर में आ गया, फिर शेर साहब का उस पर कब्जा हो गया। किला पहले जमीन के ऊपर था। कहते हैं शेर शाह ने फिर पहाड़ काट कर उसके अंदर एक और गुप्त किला बनवाया। 3 तला तक मिलेगा, नीचे मिट्टी भरी हुई है। अच्छा, 3 मंजिल तक नीचे जाया हाँ, जाया जा सकता है, और नीचे मिट्टी भरी है। अगर उस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऊपर से आप गुजर जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि कहीं किला भी है, घर द्वार भी है। अच्छा, पूरा निकल जाए, पूरी सेना निकल जाएगी। लेकिन उस किला के भीतर पूरी सेना है और उसमें से कई गुफाएं हैं। आप बाहर से घेर भी लें तो उसकी गुफाओं से पूरी सेना बाहर निकल जाएगी। अगर इसकी खुदाई आपके माध्यम से अगर इसे करा दे भारत सरकार, तो मैं कहता हूं कि भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, प्राचीनता को लेकर भी और वहाँ की भव्यता को लेकर भी। ये सामान्य बात नहीं है कि पहाड़ काट कर 7 ताला बना दिया जाए। बात कोई आम शख्स कहता तो शायद हम कहानी मान लेते, लेकिन ये दावा इतिहासकारों का है, यानी किले का पहाड़ के अंदर बना होना हकीकत है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? शेर शाह ने खुद को, अपने परिवार को और खास लोगों को बचाने के लिए अंडरग्राउंड किला बनवाया। लेकिन यह काम तो बेहद मजबूत दुर्ग बनाकर भी हो सकता था। कहते हैं इसके पीछे एक दूसरी वजह भी थी। उस किला के अंदर टकसाल हुआ करते थे, जो मान्यता है वहाँ के लोगों की, और सिक्के ढाले जाते रहे होंगे, जो वहाँ से निकाल कर रोहतासगढ़ फोर्ट या और भी जो गुफाएं उसमें से निकली है, जो किंवदंतियों के अनुसार, उसके माध्यम से बाहर ले जाया जाता होगा और समाज में उसका उपयोग किया जाता होगा। तो आज वही वहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी उस गुफा में घुसने पर सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ती है। लोगों के मुताबिक उस टकसाल में बने लाखों सिक्कों और शेर शाह के हीरे जवाहरात से भरा एक बड़ा खजाना आज भी वहीं किसी गुप्त
गुप्त सुरंग में दफन है। काफी खजाना है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो चूंकि गुप्त किला है ना, राजाओं महाराजाओं के पास हीरे जवाहरात जो होते थे वो निश्चित रूप से उस किले के भीतर जो तहखाने हैं उसमें छिपा कर रखे गए होंगे, और अगर आज उसकी खुदाई हो तो इस पर से भी पर्दा उठ सकता है। खजाने को हासिल करने के लिए कई युद्ध हुए, लेकिन उन गुप्त सुरंगों और तहखानों का तिलिस्म कोई नहीं तोड़ पाया। सूरी सल्तनत के समाप्त होने के बाद जब मुगलों ने भोजपुर पर आक्रमण किया तो श्री राम सिंह ने आकर के इस किले को, शेरगढ़ को वो हस्तगत कर लिया और इसका नाम रख दिया बादलगढ़। लेकिन जब काला पहाड़ आया और उसने इस पर जो है बहुत भारी कत्लेआम हुआ, अंततः श्री राम सिंह को छोड़ना पड़ा। इसीलिए बुकानन ने लिखा है कि यहाँ पर इतना कत्लेआम हुआ, इतनी खून की धारा बही शेरगढ़ में कि इसके बाद ये परित्यक्त हो गया है। शेरगढ़ की कहानी खोखली नहीं थी, बल्कि वहां अनसुलझे रहस्यों का जाल बिछा है। लेकिन जितना मुश्किल उन रहस्यों को सुलझाना है, उतना ही मुश्किल शेरगढ़ तक पहुंचना भी है। शेरगढ़ किले की चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। देख रहे हैं आप पीछे सीढ़ियाँ जो हैं, बहुत ऊंचाई तक ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। गिनती तो मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कोई था नहीं। ऑफिस में, फॉरेस्ट ऑफिस में भी कोई नहीं मिला जो ये बता सके कि कितना जाना है और कितनी सीढ़ियाँ हैं, मुझे नहीं पता। बट जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से काफ़ी ऊंचाई है, और इस ऊंचाई तक जाना है उस किले के लिए जिस किले के बारे में कहा जाता है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ख़जाना अगर कहीं है तो वो इसी किले में मौजूद है। मुझे नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन चढ़ाई तो शुरू कर दी है और लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। आइए। हमने चढ़ाई शुरू की। हमें नीचे से किले की एक झलक भी नहीं दिख रही थी, लेकिन कहते हैं कि किले में बैठे सैनिक 10 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रख सकते थे। ऐसे रहस्य खींच रहे थे तो चट्टानी चढ़ाई रास्ता रोक रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आधा घंटा करीबन बीत चुका है, और आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टॉर्चरस होता है। आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स निकल चुके होते हैं और हर कदम जो है वो भारी होने लगता है। और प्रॉब्लम यह है कि हमें तो वो सीढ़ियाँ जो है वही मुश्किल लग रही थी, लेकिन यहाँ तो अब सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो टूटा फूटा पत्थर है और उसी के सहारे आपको चढ़ना है। जब आप इस तरह की जगह पर आते हैं तब आपको समझ आता है कि ये सारा जो तरीक़ा है, जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, ये इसलिए चुनी जाती हैं क्योंकि इनको डिफ़ेंड करना आसान होता है। किसी भी किले को आप ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी आसानी से ना पहुँच सके। अब उस वक्त ये सब कुछ स्ट्रैटेजिक ज़रूरत होती है, लेकिन इस वक्त ये हमारी परेशानी का बहुत बड़ा सबब बन जाती है। लेकिन जाना तो है ही, इसलिए चलते हैं। लेट्स गो। हम कई घंटों तक चढ़ते रहे, तभी हमें रास्ते में कुछ दिखा। हमें लगा कि किला शुरू हो गया, लेकिन वो दुश्मनों पर नजर रखने वाली सैनिक छावनी थी। आपके घर में ही आपकी चाबी, आपका चश्मा, आपका फ़ोन इधर से उधर रख दिया जाता है, तो उसे ढूंढने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है इसका आपको अंदाज़ा होगा। अब सोचिए, इतनी बड़ी जगह में, मीलों में फैला हुआ किला है, वहाँ पर मुझे एक जगह तलाशनी है जहाँ पर सोने के सिक्कों की टकसाल हुआ करती थी। वो जगह जहाँ पर शेरशाह का ख़जाना दबा हुआ है। इतने बड़े किले में उसे तलाशना बहुत ही मुश्किल काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही समझिए। लेकिन फिर भी 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं मेरे पास। पहली तो ये कि मैं अच्छे से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूं कि आखिर वो जगह कौन सी हो सकती है, और उसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। सीक्रेट वेपन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वही मेरा तुरुप का इक्का है,
और उसी के ज़रिए मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि आखिर उस सिक्कों की टकसाल जो है वो कहाँ है, आखिर किस तरह से हम उस ख़जाने को ढूंढेंगे। हमने फिर चढ़ाई शुरू की। आखिरकार हमें किले का मुख्य गेट नजर आया, यानी अब किला भी कहीं आसपास ही होगा। इस वक्त हम किले के इनर सैंक्टम यानी अंदरूनी हिस्से में घुस चुके हैं। इस दरवाजे के बाद, जो ये दरवाज़ा है, इसके बाद जो हिस्सा है वो किले का अंदरूनी हिस्सा, यानी वो हिस्सा है जहाँ पर आम लोग नहीं आ जा सकते थे। सिर्फ वही लोग आते थे जिनका या तो किले से कोई ताल्लुक़ था या फिर वो किले से जुड़े हुए राजदार थे, किले में काम करते थे, क्योंकि यहाँ से आगे ही वो जगह है जहाँ पर सोने की टकसाल हुआ करती थी, सोने के सिक्के बना करते थे। तो ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, इससे आगे किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज हम यहाँ से आगे भी जाएंगे और उस टकसाल तक भी जाएंगे। लेकिन हम गलत थे। ये गेट दुश्मन को झांसा देने के लिए बनाया गया था। किला अब भी काफी ऊपर था। इस बीच एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई। यार मैं बिल्कुल जो है थक गया हूँ। एक कदम भी जो है मुझसे चला नहीं जा रहा है मेरे भाई। ओह गॉड। बैठो भाई। ओहो सर, पानी पिला दो। पानी तो भैया बहुत पहले ख़त्म हो चुका, खाली बोतल है, कुछ नहीं है। वो लोग भी पता नहीं पीछे कहाँ छूट गए। पानी नहीं मिला तो ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाऊंगा। बहुत गर्मी है यार, चलो उसी तरफ चलते हैं। हम काफी देर चलते रहे लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। पसीना तेजी से बह रहा था। अगर जल्द पानी नहीं मिला तो डिहाइड्रेशन का खतरा था। इस कड़ी धूप में और बिना पानी के अब एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि बराबर में नदी है। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना पानी यहाँ पर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। इतनी दूर हूँ मैं पानी से। गला बिल्कुल सूख चुका है। आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ जो है वो भर्राने लगी है। अब अगर पानी नहीं मिलेगा, आई डोंट थिंक आई सर्वाइव। कोई आवाज़ सुनाई देना पुजारी? हाँ, कोई जानना तो नहीं है, पेड़ों की आवाज़। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई चल रहा है। शायद हमारी टीम होगी। उनके पास पानी था। हम तेजी से आवाज की दिशा की ओर भागे। जल्दी आओ, एक आदमी है, जल्दी आओ। अरे क्या बात है? शुक्र आप मिल गए। दौड़ रहे क्यों? इसलिए दौड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से कहाँ से आए आप? पानी नहीं था। बहुत देर से हम बहुत प्यास से घूम ठीक है, रहा हूँ। पानी पिला दीजिए। पहले बताइए आप लोग आए कहाँ से? मैं बता दूंगा। पहला बहुत सारे लोग यहाँ खजाना तलाश करने आते हैं। खजाना नहीं तलाशना है, पहले पानी पिला दीजिए। पानी तो यहाँ मिलता नहीं है। ऐसे एक बॉडी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद हो सकता है कि हो। बस थोड़ा सा 2 घूंट पानी दे दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। उस शख्स ने बताया कि पास ही सैनिकों के लिए एक बावड़ी थी। हम उसके पीछे बावड़ी के अंदर गए। रहस्य और भूल भुलैयों से भरी हुई दुनिया है। आवाज़ देखना किस तरह से गूंज रही है। यहाँ पर ज़मीन के नीचे हम आ गए हैं और अब ज़मीन के नीचे कितना और जाना है पता नहीं। टॉर्च लेके घुप अंधेरा है, सिर्फ उस रास्ते से थी रोशनी जितनी थी। और अब ये पूरी बावड़ी है। इस तरह के सिस्टम्स हुआ करते थे इन किलों में, ताकि अगर कोई सेना आपको घेर ले चारों तरफ से, उसके बावजूद भी आपके पास रसद रहे, पानी रहे। ये पानी की बावड़ी है जो ज़मीन के अंदर बनी हुई है, मतलब पहाड़ के सतह में जाके ये बावड़ी मौजूद है। अब कितना पानी मिलेगा पता नहीं, लेट्स सी। पानी बेहद गंदा था। इस बावड़ी में खजाना तलाशने आए लोगों ने यह काम किया होगा। सदियों पुरानी बावड़ी हर तरह से मजबूत थी। सिर्फ कुछ जगहों पर चट्टानें पड़ी थी। साफ था कि लोगों ने यहां खजाना हासिल करने के लिए खुदाई की थी।
पानी तो देखिए मिल गया फाइनली। पानी की हालत क्या है वो आपके सामने। असल में ये सारा रेन वाटर है जो यहाँ पे कलेक्ट होता है। पहले इसकी सफाई होती थी, अब इसकी सफाई नहीं होती। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि प्यास के मारे इतनी ज़्यादा शिद्दत से गला सूख चुका है कि अब अगर पानी नहीं पीऊँ तो भी मुश्किल है और पानी पी लूँ ये तो भी मुश्किल है। लेकिन हमारे साथी जो हैं, जो फरिश्ता बनकर मिले हैं, उनका कहना है कि उनके पास एक आइडिया है जिससे पानी साफ़ हो सकता है। उनका गमछा है, छानेंगे पानी और फिर ये पानी पीने लायक हो जाएगा। लेट्स सी, और नहीं भी होगा तो और कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय इसके। हमारे मददगार ने बातचीत में बताया कि वो ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। कुछ मिलता है तो पुरातत्व विभाग को बताते हैं और उन्हें शेरगढ़ के चप्पे चप्पे की पूरी जानकारी थी। देख रहे हैं ये जो पश्चिम साइड का, ये खरवार राजा का बनवाया हुआ था। ये हिस्सा खरवार राजा का था। खरवार राजा के मरने के बाद जब शेरशाह की यहाँ हुकूमत हुई तो शेरशाह के कब्जे में तमाम पूरा इलाका आ गया। उसके बाद यहाँ से इस दीवार से लेके इधर से ये शेरशाह की इमारत। जाहिर सी बात है कि बादशाह का महल था और यहाँ बादशाह की तमाम फैमिलियाँ रहती थी। रानी महल भी है यहाँ और तमाम जो है नस्तबल वगैरह है, सिपाहियों का ठहरने। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ राजाओं के, बादशाहों के रहने की जगह है, वहाँ कुछ ना कुछ दफन करते थे, करवाते थे। हो सकता है कि यहाँ भी हो, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों का ज़्यादा क़यास है कि यहाँ खजाना है। उस शख्स ने कहा कि उसने कभी खजाना तलाशने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक निशानी उसके हाथ जरूर लगी थी। पहली मर्तबा जब 2007 में हम आए यहाँ, कैमरा किया। कैमरा करने के बाद जब हम घर पे गए, जब उस कैमरे को चेक कर रहे थे तो उसमें कुछ अक्स नज़र आ रहा था, गोल्ड अक्स नज़र आ रहा था। तो उस गोल्ड अक्स का लेके फिर मैं दोबारा यहाँ आया, फिर उसी निशान के तौर पे मैंने गोल्ड अक्स को देखा। तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा कुछ है, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की निकालने की। मैंने कभी कोड तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं तो सुरक्षा की दृष्टि से तमाम लेटर वगैरह लिखता रहता हूँ, इसलिए मैंने कभी इस चीज़ को निकालने की कोशिश नहीं की, समझने की, देखने की कोशिश नहीं की। सोने के सिक्कों की वो तस्वीर उस शख्स के घर पर थी, इसलिए हम उसकी जांच नहीं कर पाए। हमने उनसे कहा कि वो हमें तहखानों और गुप्त रास्तों तक ले जाएं। ये है वो ये तहखाने इस तरह के बने हुए हैं ज़मीन के अंदर। ये दरअसल यहाँ तहखाने 5 में से ये एक तहखाना जो है, ये नाच घर इसको बोलते हैं। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये क्या है? ये नीचे के हिस्से में यहाँ नाच हुआ करती थी और ऊपर में ये जो तमाम मेहराबे देख रहे हैं, लोग यहाँ से बैठ करके वो नाच को देखा करते थे। अच्छा, इस तरीके से यहाँ तमाम लोग बैठा करते थे, नीचे नाच हुआ करती थी। फिर इसके बगल में मंदिर है, नीचे है जहाँ के जो रानी महल कहलाता है। अब ये सब हिस्सा चारों तरफ आप देखेंगे रोशनी के लिए, ऑक्सीजन के लिए ये सब खुला हुआ बादशाह छोड़ दिया करता था ताकि उसको रोशनी यहाँ मिले, ऑक्सीजन मिले। इस तरह से जो है ना बादशाहों ने बड़ी मजबूती से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसे बनाया है। हमने उस शख्स से रात में हमारे साथ रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यहाँ खजाना तो लोग देखने आ जाते हैं, मैं भी जैसे मैंने कहा चलो देखें कहाँ खजाना है कहाँ नहीं है। ये बताइए, ये जो जिन्नात वाला मामला है, जी, जिन्नातों का भी मामला है ही? ये वीरानियत है। हाँ। अब वीरानियत में अक्सर आत्माएं रहती हैं। हाँ। अब जैसे आप तो जा रहे हैं और हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जी, तो कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है। 12 बजे रात के बाद अक्सर जिन्नात लोग को आना जाना होता है, तो थोड़ा सा एहतियात कर लेते हैं कि 12 बजे रात के बाद हम हॉल के अंदर ना। अच्छा, मतलब रात में ना जाए? रात में ना, शाम में तो कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब उस वीराने में अकेली थी और चारों तरफ था वो तिलस्मी किला। वो किला जो दिन ढलते ही खूंखार हो जाता है। अब जो भी हो, रहस्य तो तलाशना ही था। हमने पूरे किले की मैपिंग करने की ठानी।
इस किले तक पहुंचने के लिए लोग हजारों बार कोशिश करते हैं, सैकड़ों लोगों ने कोशिश की है, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं क्योंकि इस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है, मुश्किल है। और अपने ज़माने में ये अजय किला था, एक ऐसा किला जिसको जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि तीन तरफ नदी है, पठार का एरिया है और आप कहीं से भी यहाँ पर आ नहीं सकते सिवाय एक रास्ते के। और ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा इस किले ने अपने अंदर समेटा हुआ है। मतलब पूरा पहाड़ जो है वो एक तरह से इस किले में सिमट गया है। पूरा पहाड़ का टॉप जो है वो ये किला ही है और उसके अलावा कुछ भी यहाँ चारों तरफ नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कुछ नहीं है किलोमीटर तक, और सिर्फ किला है और उसके चारों तरफ नदी है। किला बेहद विशाल था। दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऊपर भी कई कमरे थे, लेकिन वक्त और बेइंतजामी ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया था। जगह जगह दिखती नक्काशियों, मेहराबों और कंगूरों में इसके बीते गौरवशाली अतीत की धुंधली झलक झांक रही थी। अफसोस को ताक पर रखकर हम फिर अपने काम पर लग गए। तो आप ये देखिए अपने आप में ये किला कितना अजूबा है। इस वक्त मैं जिस जगह पर हूँ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके नीचे पूरी दुनिया बसी हुई है। कई सारे कमरे हैं, कई सारे बेसमेंट्स हैं, कई सारी मंजिलें। इनफैक्ट ये जगह, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता, ऊपर आपको सिवाय दीवार के कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से पूरा रास्ता है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और एक दो कमरे नहीं है, इस तरह के सैकड़ों कमरे इस पूरे किले में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। चारों तरफ आपको इस तरह की चीजें दिख जाएंगी और उन्हीं रास्तों से हम भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर यहाँ पर और क्या चीजें हैं। यहाँ पर इस पूरे किले में और ऐसी क्या चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां दूसरे गुप्त रास्ते तलाश रही थी। तभी उस वीराने में एक अनजान चेहरा नजर आया। हमने उससे बात की। उसने हमें कुछ ऐसा बताया जिसने हमारे दिल में नया खौफ भर दिया। लास्टो ट्रिपल यानी ऐसी बसें जो श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जाएंगी। उन बसों में भगवान राम के भजन और राम धुन बजाई जाएगी। इस फैसले के बाद अयोध्या पहुंची रोडवेज की एक बस में राम धुन बजाई जाने लगी। जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं उन्हें रोडवेज की बसों में भगवान राम की धुन सुनाई गई। यूपी रोडवेज की ये बस है और यहाँ पर जो यात्री आए हैं नेपाल से आए यात्री हैं और अभी यहाँ यूपी रोडवेज की बसों में ये बैठे हैं और राम धुन युक्त यूपी की बसें होंगी तो इसी तरीके का यहाँ पर नजारा होगा, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में आने वाले हैं और हर तरीके का हर जगह राम धुन माहौल ये बनेगा। अब हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। भैया, आप आए हैं, बस चल रही है, ऐसी आवाज सुनने को मिलेगी, कैसा लगेगा? अच्छे हैं, बिल्कुल। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं घूमने के लिए, राम के दर्शन करने के लिए। राम दर्शन किए हैं, अच्छा लगा है। हम तो बंगाल से आए हैं, यहाँ आके बहुत बड़ा अच्छा लगा। राम जी को वो मंदिर देखने के लिए बहुत दिन से तरस रहा था मन। तो देखिए, जैसे ही धुन बजी एकदम इनका जो पूरा माहौल है ये राम धुन हो गया है और अनुभव हम इनसे साझा करते हैं। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए हो? वेस्ट बंगाल। ये धुन सुनाई दी आपको? बस बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। राम आ गया, जरूर आएगा, राम आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली। हमसे बंगाल से आए हैं, खूब बहुत अच्छा लगा है। जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के इस फैसले के तहत 22 जनवरी तक यूपी रोडवेज की सभी बसों में भगवान राम के भजन बजाए जाएंगे। कई बसों में राम धुन को बजाया भी जाने लगा है और अन्य बसों में इसकी तैयारी की जा रही है।
क्या आदेश क्या है पूरा ये रामधुन? ये आदेश है जय सिया राम सभी को मेरे तरफ से। मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज से संविदा कर्मचारी हूँ, परिचालक बोल रहा हूँ। ये आदेश आया हुआ है हमारे डिपो में, समस्त डिपो में उत्तर प्रदेश में, कि सभी लोग जो अयोध्या जा रहे हैं, जो भी अपना बस संचालन कर रहे हैं, सभी को ये धुन अच्छे से सुनाई देनी चाहिए और बढ़िया तरीके से और माहौल बना के बढ़िया अच्छे से आनंदमय तरीके से प्रभु राम जी का दर्शन हो और हम मनोकामना करें सबकी यात्रा अच्छे मंगलमय तरीके से हो, कोई भी दिक्कत परेशानी न हो और बढ़िया धुन से आप अपने आप यात्रा मंगलमय करें। जय सिया राम। रामधुन का बजाने के लिए कहा गया और यात्री को गाना सुनाते हुए ले जाए राम भगवान के। और अच्छा ये बताइए कि जब ये गाना बजता है तो आप यात्रियों के चेहरे पर क्या देखते हैं या किस तरीके का की भावना आप देखते हैं? उनके चेहरों पर खुशी मिलती है, एकदम झलक आती है कि राम भगवान स्वयं आ गए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के फैसले के मुताबिक बसों में बजाए जाने वाले भजन अलग अलग गायकों के होंगे। कई शहरों में वहां के स्थानीय गायकों की भी भक्ति के गीत को शामिल किया गया है। इस फैसले से अयोध्या जाने वाले हर यात्री के मन में रामोत्सव को लेकर उत्साह पैदा होगा। यानी हर यात्री किसी न किसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से जुड़ सकेगा। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से कर रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में उनके आसन पर विराजमान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रामलला की बनाई गई 2 अन्य मूर्तियों को ट्रस्ट अपने पास रखेगा। सभी मूर्तियों का उचित सम्मान होगा। चंपत राय की ओर से ये जानकारी दी गई कि कुछ और मूर्तियां भी बनाई गई हैं जिन्हें ट्रस्ट अपने पास रखेगा। तो बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 18 जनवरी को रामलला की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में उनके आसन पर विराजमान कर दी जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा इन मूर्तियों की जाएगी। तो 16 तारीख से ही पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। अयोध्या में इसके लिए भव्य तैयारियां काफी समय से चल रही हैं और अब वो घड़ी आने ही वाली है जब रामलला जो है वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। चंपत राय की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि रामलला की और भी मूर्तियां हैं वो ट्रस्ट के पास रहेंगी। और इसके साथ ही चंपत राय ने रामलला की मूर्ति के बारे में भी बताया। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे कि चंपत राय की ओर से क्या कुछ मूर्ति के बारे में जानकारी दी गई है। चंपत राय के मुताबिक रामलला की मूर्ति 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति होगी और रामलला की मूर्ति में देवत्व और बाल स्वरूप दोनों एक साथ दिखाई देंगे। रामलला की मूर्ति का वजन 1.5 टन यानी कि 1500 किलोग्राम रहेगा। वहीं रंग की अगर बात करें तो मूर्ति का रंग श्यामल रहेगा। ये चंपत राय की ओर से जानकारी दी गई है। साथ साथ नीले रंग का मिश्रित रंग भी बताया जा रहा है मूर्ति का। तो आज जो चमकती दमकती अयोध्या पूरी दुनिया को दिख रही है, उसे बनाने में कई सालों की मेहनत लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई अयोध्या की नई तस्वीर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से जुटे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। और अयोध्या के लिए पिछले 80 महीने में 47 फैसलों का रिजल्ट आखिर क्या रहा, वो भी आपको विस्तार से दिखाते हैं। चलिए आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, शुरुआत कब हुई। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए एक एक पॉइंट बताएंगे कि कब किस तरीके से ये शुरुआत हुई और जो मेहनत आज हम देख रहे हैं, राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, वो आखिर इन मेहनतों का और इन स्टेप्स का नतीजा है। 80 महीने लगे, 47 फैसले, भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या बनकर तैयार हुई। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 प्रशांत। 2017 में सीएम बनने के बाद से ही अयोध्या के कायाकल्प में जुट गए योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा फिर 2 महीने के भीतर नगर निगम बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी भी दिखा दी। और इसके अलावा अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर के नगर निगम बनाया गया। 4 नवंबर 2023 को सीएम योगी ने अयोध्या में कैबिनेट की एक बैठक ली। इस बैठक में तमाम फैसले हुए और इसके बाद योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या पर अब तक 47 नीतिगत फैसले ले लिए गए। अयोध्या के लिए योगी सरकार ने अब तक 31,000 करोड़ भी आवंटित किए। और इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही अनुपूरक बजट में अयोध्या के लिए 100 करोड़
आधी हकीकत आधा फसाना, न भूत प्रेत न जिन्न जिन्नात। फिर उस शख्स ने ऐसा क्या बता दिया जिसने हमारे पसीने छुड़ा दिए, यह भी जानेंगे। लेकिन पहले बात उसी खजाने की। हमने उस शख्स से पूछा कि ऐसा तो नहीं कि यह राजा का किला है इसलिए वहां खजाना होगा ही, ऐसी कहानी लोगों ने खुद बुंदी हो। तो उसने कहा कि शेरगढ़ में शेर शाह की टकसाल थी और यहां गुप्त कमरे और सुरंगें हैं। उस खजाने और उसके गुप्त ठिकाने के बारे में सिर्फ शेर शाह और उनके खास लोग जानते थे। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि कलिंजर किले की जंग में शेर शाह सूरी की तोप का गोला किले की दीवार से टकराकर वापस आया था और गोला बारूद के भंडार गृह पर फट गया था, जिससे शेर शाह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 1545 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी। कहते हैं उसके बाद कोई उस खजाने को तलाश नहीं पाया और वो आज भी शेरगढ़ किले में दफन है। कहानी में तर्क तो थे, लेकिन हकीकत कितनी थी यही हमें पता करना था। एक विशाल वीरान किला, किले में जमीन के अंदर 7 मंजिला इमारत, रहस्यमयी खजाने और अनजान खतरों से भरी गुप्त सुरंगें, जिनमें 3 तहखानों का रास्ता हमें मिल चुका था। इससे पहले कि हम बाकी रास्ते तलाश पाते, एक शख्स मिल गया। उसने अलग ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। शेरगढ़ के बारे में सर मैंने यही सुना है कि मैंने कभी कभी यहाँ पे हम लोग आया करते हैं शूटिंग के पर्पस में, शूटिंग करने आते हैं कभी कभी, तो यहाँ के बारे में बहुत सारे लोग गाय चराने वाले आते हैं, मना भी करते हैं कि उधर आगे मत जाना, कुछ ऐसा ऐसा जानवर रहता है, कुछ अजीबो-गरीबो आवाज़ आती है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग से सुना है कि इसमें बहुत सारा खजाना भी है, जो अभी हम लोग वहाँ तक कभी कोई पहुँचा नहीं है और बहुत सारे लोग पहुँचना भी नहीं चाहता, इसलिए कि वहाँ पे डरावनी आवाज़ें आती है। सर यहाँ पे बहुत सारे लोग आने की कोशिश किया था पहले, ऐसा नहीं कि हम लोग भी आए थे, पहले लोग आने का कोशिश किया था, इसलिए बहुत सारे लोग आना। खजाना तो है, ये तो कंफर्म है कि खजाना है। जब शेर शाह सूरी का यहाँ पे किला हुआ था तो यहाँ से कहीं गया नहीं था, खजाना यहाँ पे कंफर्म है। और कहाँ पे है अभी ये किसी को नहीं साबित हुआ है कहाँ पे। फिर उसने हमें कुछ ऐसा बताया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। हम एक बार ऐसे शूट करने भी आए थे, मैं प्री वेडिंग शूट कर रहा था एक बार सासाराम में कहीं, तो मैंने यहाँ पे शेर का पंजा देखा था, तो हम लोग डर से आगे नहीं आए। ऐसा भी सुनने में आता है कि ये बहुत बड़ा जंगल है, छत्तीसगढ़ तक सीमा इसका मिलता है जाके, तो उधर से अमरकंटक साइड से टाइगर आते रहते हैं। यहाँ दिखे थे कुछ दिन पहले, अभी ताराचंडी में टाइगर दिखे थे। हमें बाघ के खतरे का पता होता तो वन विभाग की मदद लिए बिना यहां नहीं आते। हमने सोचा कि हम दुगना सतर्क रहेंगे और तेजी से अपना काम खत्म करके लौट जाएंगे। कुछ मिला तो ठीक, वरना जान जोखिम में नहीं डालेंगे। हमने टीम के 2 लोगों को ऊंचे स्थान पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया। फिर हमने तेजी से किले में गुप्त सुरंगों को तलाशना शुरू किया। चारों तरफ पेड़ों का जाल था, हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने दोबारा उन दरवाजों पर फोकस किया जो नजरों के सामने थे। इस किले की सबसे खास चीज है इसमें बनी हुई सुरंगें, अंडरग्राउंड बंकर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और उन तहखानों के 3 रास्ते हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पहला रास्ता है, इसको नाचघर कहा जाता था, यानी कि वो जहाँ पर एंटरटेनमेंट हुआ करता था, जहाँ पर राजा और उनके लोग एंटरटेनमेंट किया करते थे। इसके अलावा 2 तहखानों के रास्ते उधर है, मतलब आप जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर 2 और तहखाने हैं जिनके रास्ते हैं। एक जो रास्ता है वो ये रास्ता है, ये कहलाता है राजा का महल। अंदर तहखाना है, बहुत गहरा, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तहखाने के अंदर, लेकिन अंदर अंधेरा है, कोई भी इनलेट नहीं है सनलाइट का। ये राजा महल है और इसके बराबर में ही यहाँ पर जो है इसे कहते हैं रानी महल।
ये तीसरा दरवाज़ा है। तो मैंने आपको पहला दरवाज़ा वहाँ दिखाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ये अंदर जाल बिछा हुआ है, सुरंगों का तहखाने हैं, और मान्यता ये है कि यहीं पर इन्हीं तहखानों में टकसाल हुआ करती थी और इन्हीं तहखानों में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है। कहाँ पर नहीं पता। यहां खजाना छुपा भी होगा तो जाहिर है जमीन के अंदर होगा, ऊपर से उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ये बात जानती थी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। हमारे साथ पैरानॉर्मल टीम के सदस्य भी थे। जो हम देख सकते थे वो तो हमने देख लिया। व्हाट नेक्स्ट नाउ? अब क्या है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जमीन के नीचे क्या है? तो ये जो मशीन है इसे हम मेटल डिटेक्टर कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जब तलाश करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन से कोने में किस जगह पर कौन सी धातु छिपी हुई है। कोई लोहा है या कोई कॉपर है या कोई गोल्ड है, वो इससे हम पता कर सकते हैं। ये हमें बहुत आसानी से हमें बता देगा। हमने मशीन के काम करने के तरीके को बारीकी से पूछा। 4 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। एक से पता चलता है कि आयरन है, अगर वो ब्लिंक करता है। दूसरा अगर ब्लिंक करता है तो हो सकता है कि छोटे मोटे सिक्के हों, कॉइन हो, फॉइल हो। तीसरा जो है, अगर वो ब्लिंक करता है तो उससे ये पता चलता है कि हो सकता है वहाँ पर कोई ज्वेलरी हो, सोडा कैन के ओपनर्स वगैरह पड़े हों, छोटे कॉइन हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो चौथा है, अगर वो ब्लिंक करता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सोना चांदी है, बहुत बड़ी तादाद में सिक्के हैं, अमेज्ड है, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारा इकट्ठा है। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। वक्त कम था, गलती की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमने मशीन को टेस्ट किया। तो ये कड़ा है, बहुत हैवी है, पुजारी जी का, हमारे जो कैमरा पर्सन है। अब इसको देखते हैं कि डिटेक्ट होता है नहीं होता, और एक चैलेंज की तरह मैं लेता हूँ। गोविंद को देता हूँ ये। गोविंद, इसको कहीं छुपा दो मेरे पीछे। मेरा चेहरा पूरे वक्त, ये कंटिन्यूस शॉट चल रहा है, हम काटेंगे नहीं। मेरा चेहरा इधर है, ये छुपा रहे हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि मैं इसे कितनी देर में तलाश सकता हूँ। ऑल राइट, गो। ये देखिए, बहुत अच्छे से गोविंद ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ सिग्नल मिल रहा है। ये देखो पुजारी, यहाँ पर दिखाओ कितना तेज़ सिग्नल इसका बज रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कोई ज्वेलरी छिपी हुई है। लगातार बज रहा है, ज्वेलरी का बता रहा है कि यहाँ पर ज्वेलरी है। और ज्वेलरी क्या है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ज्वेलरी है पुजारी जी का कड़ा, वो कड़ा जो हमने गोविंद को दिया था छिपाने के लिए। तो बस यही काम है इस छोटी सी मशीन का। टेक्निकल चीज़ है, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए तो किले में अब मेहनत शुरू की जाए। चलिए। मशीन ठीक काम कर रही थी। टीम 2 भाग में बंट गई। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने किले के एक हिस्से में सोने की तलाश शुरू कर दी। वहीं पैरानॉर्मल टीम दूसरे हिस्से में खजाना तलाश करने लगी, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं मिला। अरे यहाँ बैठे हो, क्या हुआ? यार थक गया भाई, कितना लंबा किला है, कुछ पता चला? कहाँ तलाश है, कुछ नहीं पता चला। और लग मुझे ये रहा है कि इस तरह तो घूमते रहे ना तो इस किले में तो हफ्तों लग जाएंगे, इतना बड़ा ये किला है। मुझे लग रहा है कि अब हमको स्पेसिफिक स्पॉट्स पे करना चाहिए। तो आई थिंक आप रानी महल की बात कर रहे हैं। रानी महल में ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का वो है कि वहीं पर हैं, जो तहखान है उन्हीं में चलते हैं। वहाँ जाने से पहले थोड़ा ये सोच लीजिए, क्योंकि मैंने जो सुना है कि वहाँ पे जिन जिन्नात जो है वो खजाने की रक्षा करते हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि एक पैरानॉर्मल जाँच कर ली जाए पहले, वहाँ जाने से पहले, और आसपास उसकी जो बेसिक रीडिंग हम लेते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग चलते हैं। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे।
लेट्स गो एंड डू इट। चलो आओ। अब हमें किले की अंदरूनी मंजिलों की जांच करनी थी। कहते हैं उन्हीं कमरों में सुरंगों का रास्ता है। दीवारों के उस पार जमीन के किसी कोने से कोई गुप्त रास्ता खुलता है, ठीक किसी तिलिस्म की तरह। वो तरीका ही हमें तलाशना था, लेकिन उन्हीं अंधेरे कमरों में अनजानी ताकतों के होने का दावा भी किया जाता है। अंदर जाते ही पैरानॉर्मल टीम को इसका एहसास हुआ। अभी मैं यहाँ जब आया इसमें तहखाने में पूरा हम घूम चुके हैं, लेकिन मुझे इस एरिया के अंदर कुछ ऐसा भारीपन सा महसूस हुआ है, मतलब कुछ लग रहा है, कुछ फील हुआ मुझे। तो मैं चाहता हूँ मैं इस जगह पर या उस जगह पर, मतलब इस पूरे जगह पर मुझे नेगेटिविटी थोड़ी सी फील हुई है। तो मैं यहाँ मैं आपको कंटेक्स्ट दे दूं कि ये जो जगह है ये रानी महल था और सबसे ज़्यादा खुदाई जो है वो यहीं पर हुई है और इसी के बारे में फेमस है कि इसकी दीवारों में लोगों ने सोने को देखा है। अब दीवारों में सोना है या नहीं है, लेकिन पहले ये पता कर लें कि भैया कोई ऐसी पावर तो नहीं है जो उठा के पटक दे, जैसा लोग कहते हैं। लोग कह रहे हैं कि वो उसकी जो है रक्षा। तो क्या करेंगे हम भाई? मैं यहाँ अपने K2 मीटर से एक बार चेक कर। चलो पहले तुम K2 मीटर से सर्च कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम सर्च कर लेंगे। गुप्त अंधेरे कमरे में एक अजीब सी घुटन और दबाव था। उस एहसास को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो क्या था? ऑक्सीजन की कमी या कुछ और? हमने फौरन K2 मीटर के जरिए जवाब तलाशना शुरू किया। क्या हमारे आसपास कोई है यहाँ पर जो हमसे बात करना चाहता हो? देखिए, यहाँ पर कोई अनजान शक्तियों का होना ऐसा बताते हैं यहाँ के आसपास के लोग। कोई अनजान शक्ति है यहाँ पर। क्या वाकई में ये सच बात है? अगर ये सच है तो इसके पास आकर के इसमें 2 या 3 लाइट जला करके मुझे बता सकते हैं। कई सवाल किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या कोई है हमारे पास जो हमसे बात करना चाहता हो? देखिए, इस किले के बारे में बताया कि यहाँ कोई खजाना दबा है जिसकी रक्षा कोई अनजान शक्ति करती है। अगर आप वही हैं जो हमें देख पा रहे हैं तो इस मशीन के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं। आप इसके पास आएं और इसमें 2 या 3 लाइट जला करके हमें बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करें इसके पास आने की। ये मशीन जो है किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये ज़रिया है आपसे बात करने का। कुछ नहीं हो रहा। हमने कहा वहां कुछ नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल टीम बार बार कुछ महसूस होने का दावा कर रही थी। लेकिन हाँ, मैं जब आया था थोड़ा सा मुझे भारीपन तो लग रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास कोई और तरीका है जिससे हम... नहीं, मेन तो भी K2 है और मेरे पास एक घोष मीटर भी है। तो ये पता कर लो। हाँ, और जिसको नाम दिया गया है वैसे ही तो करो। इससे क्या आप करते हैं? इससे भी सेम वही है। कम्युनिकेट करेंगे तो जिसमें ये कांटा है ये ऊपर अपने आप। अच्छा, एनर्जी का ही पता चलेगा। एनर्जी का पता चलेगा। ठीक है, एक तरीके से पता कर लिया, उससे नहीं हो रहा है तो अब दूसरे तरीके से पता करके देख लेते हैं। पैरानॉर्मल टीम ने फिर अनजानी ताकतों से संपर्क कायम करने की कोशिश की। कोई है हमारे आसपास जो हमसे बात करना चाहता हो? हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं तो इस मशीन के पास आकर के इस कांटे को ज़रा सा भी ऊपर कर दीजिए। कोशिश करिए इसके पास आने की। कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब कहीं और ट्राई कर लेते हैं। पैरानॉर्मल टीम ने भी माना कि वहां आत्माओं और अनजानी ताकतों के होने का दावा फर्जी था। हम अंधेरा होने से पहले तलाश पूरी करना चाहते थे, इसलिए पैरानॉर्मल टीम ने जमीन के अंदर बने राजा के महल में जांच शुरू की। क्या पता शेरशाह की इसी आरामगाह से कोई रास्ता खजाने की ओर जाता हो। उधर इसी सोच के साथ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम रानी महल में चप्पा चप्पा तलाश रही थी।
काफी देर खोजते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मेटल डिटेक्टर ने आवाज की। पिछले 1 घंटे से मैं लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ तलाशने की, और मुझे अभी तक कोई भी इस तरह की चीज़ डिटेक्ट होती हुई दिखाई नहीं दी है। तो मान लीजिए ये हल्का सा आया है, ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ मेटल है, कुछ मेटालिक है यहाँ पर। नहीं, फॉल्स अलार्म है, कुछ मेटालिक तो है। हो सकता है कोई लोहा हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो। मेटालिक तो है, बहुत वीक सिग्नल आ रहा है, लेकिन उस तरह का सिग्नल नहीं है जिससे पता चल सके कि कोई ख़जाना है या कोई बहुत बड़ी चीज़ है। उस तरह का अभी तक कोई सिग्नल मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। हम थोड़ा आगे बढ़े कि मेटल डिटेक्टर एक बार फिर से चीखने लगा। देखिए, मैं आपके सामने ही पूरा सर्च कर रहा हूँ। ओह, अरे सिग्नल, ये देखो देखो देखो, इधर आओ, देखो कितना तेज सिग्नल आ रहा है। देखो, ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्वेलरी या कोई ऐसी चीज है। ये देखो, ये देखो, अरे ये कोई मेटालिक चीज, कोई कीमती मेटल, मतलब ऐसा कोई लोहा या सड़ी हुई कोई चीज नहीं है, कोई कीमती मेटल यहाँ पर मौजूद है। वो ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगातार सिग्नल आ रहा है, लगातार सिग्नल मिल रहा है, लगातार मशीन बता रही है कि कुछ है यहाँ पर कुछ है। ये इस स्पॉट पे कुछ है, यहाँ पर कुछ है। पुजारी, कुछ है तुम्हारे पास खुदाई के लिए? लेकिन ये तो फर्श है ना पूरा। देखो, बिल्कुल बिल्कुल इसी स्पॉट पे मशीन, ये देखो, ये यहाँ पर मशीन कुछ बोल रही है। ये फॉल्स अलार्म नहीं था। मेटल डिटेक्टर जमीन के अंदर कीमती धातु के छुपे होने का संकेत दे रहा था। देखा, ये सिक्का किसी का पड़ा हुआ है और उसी वजह से मशीन इतना बोल रही थी। ये देखिए, ये सिक्का था, सिक्का ही था और कुछ नहीं है। वो सिक्का था तो मशीन बोल रही थी। फॉल्स अलार्म था। जब हम तलाश रहे थे तो और कुछ नहीं था, ये सिक्का था। अब सिक्का निकाल दिया है तो अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उफान से उठी उम्मीदें तुरंत बैठ गई। हर पल लग रहा था कि कहीं कुछ है, आसपास ही है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। अचानक हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने आंखें चौंधिया दी। सामने एक दीवार थी, हीरों सी दमकती दीवार, जैसे उसमें हजारों लाखों सोने के महीन टुकड़े दबा दिए गए हों। आपने अपनी जिंदगी में कभी सोने की दीवार देखी है? कभी हीरे जवाहरात से भरी हुई दीवार आपने देखी है? वेल, जब इस तहखाने में मैं आया था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज आएगी जो मुझे इस तरह से चौंका कर रख देगी। इस दीवार की चमक को हो सकता है आप कैमरे पे ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये घुप अंधेरे में जैसे ही कैमरे की रोशनी यहां पर पड़ी तो ऐसा लगा कि पूरी दीवार जगमगाने लगी है। इनफैक्ट मुझे कुछ वक्त के लिए तो एहसास ही नहीं हो पाया कि यहां पर है क्या, क्योंकि दीवार की तरफ से जब रोशनी आने लगी तो आंखें चुंधिया सी गई। फिर जब मैं करीब आया तब मैंने इसको देखा, ये पूरी दीवार जो है सोने की तरह चमक रही है। जैसे जैसे लाइट पड़ रही है, हजारों हजारों कण इसमें दिखाई दे रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों। आंखों का देखा क्या वाकई सच है, या ये इस किले का एक और तिलिस्म है? क्या दीवार के पीछे सोना छुपा है? ये जानने के लिए हमने मेटल डिटेक्टर से जांच की। देखिए, सोने की ये दीवार मैंने आपको दिखाई थी और अब इस सोने की हकीकत भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी जो मशीन है मेटल डिटेक्टर, उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी मेटालिक चीज़ नहीं है। मैं पूरे पे आपको इसको घुमा के दिखा रहा हूँ। कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मेटल डिटेक्ट हो सके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेटल जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो चमक आपको दिखाई दे रही है ये बेसिकली मेटल नहीं है, ये कोई और कंपाउंड है। लोगों को जब ये चमक दिखाई देती होगी
तो उनको लगता होगा कि ये सोने की दीवार है और इसी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सोना वोना नहीं है। शायद ऐसी ही निशानियों को देखकर लोगों ने यहां खजाना होने की कहानी को सच मान लिया। खजाना तलाशने के लिए लोगों ने इस खंबे को 2 जगह से तोड़ा था। वहीं दूसरे कमरे में भी चट्टानें बिखरी थी। खजाने की तलाश में लोगों ने इसे कई जगह से तोड़ा था। हमने हर जगह खजाना तलाशने की कोशिश की। जब कुछ नहीं मिला तो बाहर आ गए, लेकिन बाहर आते ही जहरीली मौत का शिकार होते होते बचे। दोस्तों अभी जंगल में हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हमें ये सांप मिला है। मेरा पैर लगा लेकिन बच गया, पैर लग ही जाता। शाम घिरने लगी थी। जंगली और जहरीले जानवर शिकार के लिए निकलने लगे थे। क्या करें ये हम सोच ही रहे थे कि तभी हमें मौत का पंजा दिखाई दिया। देखिए शाम का वक्त हो गया और शाम ढलते ही हर चीज़ का नज़ारा बदल जाता है। आपको एहसास होने लगता है कि आप जहाँ पर हैं वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या? ओह शिट, लुक एट दिस। ये दिखाई दे रहा है आपको? आप समझ रहे हैं क्या है ये? बाय गॉड, मैं खतरों की बात कर रहा हूं और यहां सबसे बड़े खतरे का निशान पूरा मौजूद है मेरे सामने। ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताऊं, ये बेसिकली शेर का पंजा है। ये आप देख रहे हैं, ये शेर का पंजा है। ये उसके पग मार्क जिसे कहा जाता है, ये पग मार्क है। ये एक पग मार्क है और ये तो हमें पता ही था कि पूरा सेंचुरी है, रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बनाने की भी बात चल रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ किले में टाइगर्स घूमते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये निशान इस बात का गवाह है, इस बात का सबूत है, ये पग मार्क कि यहाँ पर टाइगर्स हैं। और टाइगर का मतलब है बेइंतहा खतरा। और शाम हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें बहुत समय तक यहाँ रुकने की जरूरत है। पुजारी, आयु श्योर के टाइगर का ही है? बिल्कुल, आप नाखून पकड़ो ना। हाँ, नाखून तो मैं पकड़ ही रहा हूँ। मुझे दिखाई दे ही रहा है कि पूरा का पूरा पंजा जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये टाइगर का है। इतना बड़ा पग मार्क जो है वो टाइगर का ही होता है। तेंदुए तो हैं यहाँ पर, लेकिन तेंदुए का पग मार्क कभी इतना बड़ा नहीं होता। ये पग मार्क जो है ये बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा पग मार्क मतलब देयर इज अ हैवी मेल टाइगर। यहाँ पर एक बड़ा शेर मौजूद है, एक बड़ा टाइगर मौजूद है, बाघ मौजूद है। और अपने आप में ये इतना शॉकिंग है। आप जब जंगल में देखते हैं और आपको दिखाया जाता है पग मार्क, तब शायद आपको ये सेंसेशन नहीं आती। लेकिन इस वक्त इस बियाबान वीराने में जब आपको ये पग मार्क दिखाई दे रहा है तो आप एहसास करिए कि आपको क्या फील होगा। आई थिंक ये उसका रास्ता है, यहाँ से चलना चाहिए पुजारी। वी शुड गेट आउट ऑफ हियर। चलो उस सबको इकट्ठा करो एक जगह। खतरा आसपास ही कहीं टहल रहा था। अब किले में रुकना बेवकूफी होगी। लौटने के अलावा दूसरा चारा नहीं था। अब आप पूछेंगे कि नतीजा क्या रहा, तो नतीजा साफ है। इसमें कोई शक नहीं कि शेरगढ़ का किला किसी तिलिस्म से कम नहीं है। जिसके अंडरग्राउंड कमरों में न जाने कितने रहस्य आज भी कैद हैं। लेकिन सच ये भी है कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। धरोहर समझते हैं ना, जिसे बेहद संभाल कर रखा जाता है। कहानियों को सच मानकर उसे नष्ट नहीं किया जाता। वैसे भी वहां खजाना है या नहीं, ये सच पहले सरकारी मंजूरी और फिर एक्सपर्ट्स की निगरानी में की गई सैकड़ों फीट की खुदाई के बाद ही उजागर हो सकता है। वो जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक आप शेरगढ़ जाएं, उस अंडरग्राउंड किले की खूबसूरती और उसके अनोखेपन को देखें, लेकिन उसे नष्ट न करें।